जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को सुपरमार्केट से उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कोई कमाल कर देगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि फैटी लीवर के लिए बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें ताकि सोजिश को तेजी से कम करना शुरू किया जा सके। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग के जरिए अलामात को कैसे खत्म करते हैं। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टा मॉनिट तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। ये क्लिनिकल तरीक़ाकार हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दे चुका है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरे माइंड गट्टा मॉनिट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी फैटी लीवर की आमात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें। अब मैं आपको ये मुख्तसर वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो तो बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें। मैं आपको बताऊंगा कि लेबल्स पर क्या देखना है, पैसे कैसे बचाने हैं, कौन सी चीज़ें वाकई मुअस्सिर हैं और किन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त मिकदार और इस्तेमाल की बारीकियों के बारे में बहुत मुफीद मशवरे दूंगा और ये भी बताऊंगा कि फैटी लीवर के इलाज के लिए अपना लायहा अमल कैसे तरतीब दें। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप ताज़ा तरीन मालूमात से बाखबर रहें। ये वीडियोज़ हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जिसे फैटी लीवर है और जो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और इसमें वाकई ऐसी मुफीद मालूमात हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब फैटी लीवर के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक को सुपरमार्केट से उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कोई कमाल दिखाएगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। और आप सोच रहे होंगे क्या प्रोबायोटिक्स वाकई फैटी लीवर के लिए मुफीद हैं? अब मैं आपकी तवज्जो इस तहकीकी मजमून की तरफ दिलाना चाहूँगा जो कुछ साल पहले शाये हुआ था और जिसमें यह दिखाया गया है कि आंतों के जरसूमों में तब्दीली फैटी लीवर में पाई जाने वाली मुदाफ़ियती निज़ाम की खराबी से करीबी ताल्लुक़ रखती है। आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई मुदाफ़ियती बीमारी जैसे कि फैटी लीवर डिजीज़ हो तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी आंतों में भी कुछ न कुछ मसला ज़रूर है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ी, अगर आप वाकई फैटी लीवर के लिए सही प्रोबायोटिक्स तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा है तो मेरी सप्लीमेंट्स गाइड ज़रूर हासिल करें जिसमें मैंने वो मखसूस ब्रांड्स बताए हैं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को फैटी लीवर के इलाज में 6 हफ्तों के अंदर सेहतियाब होने में मदद दी है। आप इसे इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको फैटी लीवर को रिवर्स करने की मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त सप्लीमेंट गाइड भी शामिल है जिसमें मखसूस प्रोबायोटिक की सिफारिशात हैं और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं उन लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स कर चुके हैं और अब सेहतमंद हैं। इसके साथ एक मुकम्मल अमली मंसूबा भी है जिसके ज़रिए आप ये सब कुछ खुद घर पर कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें, इसलिए इसे ज़रूर देखें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने फैटी लीवर के लिए प्रोबायोटिक्स के तसव्वुर को समझाया है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो सिर्फ 1% ही असल में इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर जरासीम से आते हैं जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। इन लोगों के लिए जो जीनियात को इल्ज़ाम देते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो, आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो और यही असल में बड़ा मसला पैदा कर रहा हो। ये भी एक और बात है जिसके बारे में ज़्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते और यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का तनासुब मुसलसल बदलता रहता है। तो मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। हमने ये डिप्रेशन के साथ देखा है, हमने ये मोटापे के साथ देखा है, हमने ये IBS के साथ भी देखा है, हमने ये सोजिश वाली आंतों की बीमारी और दीगर खुदकार अमराज जैसे ल्यूपस, रेमिटॉइड, MS, सोरियासिस, एक्जिमा और दायनी एलर्जीज के साथ भी देखा है। इन तमाम बीमारियों में बुरे बैक्टीरिया का अहम किरदार होता है, इसलिए आपको उनसे जान छुड़ानी होगी और उनकी जगह अच्छे बैक्टीरिया लाने होंगे।
چین سے ایک کافی مشہور تحقیق ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک ڈپریشن کے شکار فرد کا اسٹول سیمپل لے کر اسے چوہے کو دیں تو وہ چوہا جو پہلے بہت سماجی، خوش اور متوازن تھا، وہ بند، بے چین اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور تحقیق ہے جس میں ایک ماں اور اس کی بیٹی کا جائزہ لیا گیا۔ ماں میراتھن رنر تھی، دبلی پتلی اور فٹ تھی۔ اسے اسٹول ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی اور اس کی بیٹی نے نمونہ عطیہ کیا۔ اس کی بیٹی 30-40 پاؤنڈ زیادہ وزن کی حامل تھی اور زیادہ فٹ نہیں تھی۔ اگلے 3 مہینوں کے دوران میراتھن رنر ماں نے اپنی زیادہ وزن والی بیٹی سے بیکٹیریا حاصل کرنے کے بعد 40 پاؤنڈ وزن بڑھا لیا۔ یہ واقعی بہت طاقتور بات ہے۔ ویسے ہارورڈ میں اب وزن کم کرنے اور یہاں تک کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے بھی اسٹول ٹرانسپلانٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی کئی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ کسی سوزش والی بیماری کے مریض کا اسٹول سیمپل لیں تو آپ فیکل مائکروباؤٹا ٹرانسپلانٹ کے ذریعے وہی بیماری منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ بات زیادہ تر سوزش والی بیماریوں کے لیے درست ہے، جیسے لیوپس، IBS، کرونز، کولاپس، ریمیٹائڈ ملٹیپل اسکلروسس، ایگزیما، سوریاسس، فیٹی لیور اور یہاں تک کہ الرجیز بھی۔ تو اب ہم پروبائیوٹک تصورات کے حصے پر آتے ہیں جسے مائکروبائوم ہیکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں پروبائیوٹکس کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کالونی بنانے والی اکائیوں، مختلف اقسام اور ان کی تعداد کے بارے میں غیر معمولی حد تک بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ فریج میں رکھی گئی پروبائیوٹکس خریدیں، امیٹی میں پائی جانے والی اسپور فارمولے، اور اب تو ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو آپ کے اسٹول کا نمونہ لے کر اس کا تجزیہ کرتی ہیں اور آپ کے لیے خاص طور پر تیار کردہ مرکب بھیجتی ہیں۔ اور میں آپ کو بطور معالج یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس موضوع پر 300 سے زائد سائنسی مضامین کا مطالعہ کیا ہے اور میرے نتائج کو یوں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھے پروبائیوٹک میں 3 اہم بیکٹیریا ہوتے ہیں: لیکٹوبیکیلس ساکرماسیس اور بیفیڈو بیکٹیریم۔ ان میں سے لیکٹوبیکیلس اور بیفیڈو بیکٹیریم سب سے زیادہ اہم ہیں اور ان کے سائنسی شواہد بھی سب سے مضبوط ہیں۔ اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نظام میں اچھے جراثیم کم از کم دن میں 2 بار ضرور شامل کرنے چاہیے، لیکن مثالی طور پر یہ عمل دن میں 4 بار ہونا چاہیے۔ لہٰذا صرف 1 بار روزانہ لینا کافی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے نظام میں اچھے جراثیم شامل کرتے ہیں تو آپ کو پرانے جراثیم سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں مثالی طور پر 2 سے 4 بار اجابت کریں۔ یہ تبدیلی افراج بہت اہم ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر وہ پروبائیوٹک لے لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ مسلسل فضلہ خارج نہیں کر رہے اور صرف دن میں 1 بار پروبائیوٹک لے رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، اور میری رائے میں وہ ان فائدہ مند جراثیم کی مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے مختلف اقسام کالونی بنانے والے یونٹس کی تعداد کے پیچھے زیادہ نہ جائیں اور مہنگے پروبائیوٹک سپلیمنٹس پر پیسے ضائع نہ کریں جو عموماً زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے۔ پروبائیوٹک لینے کی تعداد زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو سب سے بہترین پروبائیوٹک کون سا ہے؟ اگر آپ سب سے سستا آپشن دیکھ رہے ہیں تو دہی خمیر شدہ غذائیں بہترین ہیں، اور آپ کو صرف 1 چمچ ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو دودھ سے الرجی ہے تو آپ نان ڈیری دہی بھی آزما سکتے ہیں۔ اب دہی بھی ٹھیک ہے، خمیر شدہ غذائیں بھی اچھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے صرف پروبائیوٹک سپلیمنٹ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں بہت سے پروبائیوٹک سپلیمنٹس دستیاب ہیں۔ میں چیزوں کو سادہ رکھوں گا اور صرف وہی سپلیمنٹ لوں گا جو سستا ہو اور کسی معتبر برانڈ سے ہو۔ میں نیچے کچھ سفارشات چھوڑ دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر سب سے اہم چیز عام طور پر جرثوموں کی تعداد نہیں ہوتی بلکہ ان کے استعمال کی بار باریت ہوتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ دن بھر میں بار بار اچھے جرثومے اپنے نظام میں داخل کریں، صرف 1 بار نہیں بلکہ حقیقت میں 2 سے 4 بار روزانہ۔ آپ کو مسلسل اچھے جرثومے اپنے جسم میں داخل کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب آپ کا جسم پرانے جرثوموں سے چھٹکارا پائے تو نئے جرثوموں کو پنپنے اور آباد ہونے کا موقع ملے۔ تو یاد رکھیں، میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے سائنسی شواہد موجود ہیں۔ یہ رہی ایک مختصر فہرست ان بیماریوں کی جو پروبائیوٹکس کے استعمال سے بہتر ہوتی ہے۔ ایگزیما، سوریاسس، الرجیز، UTIs، IBS، آنتوں کی سوزش جیسی بیماریاں جیسے کرونس اور کولائٹس، چھوٹی آنت میں بیکٹیریا کی زیادتی، کینڈیڈا GERD، وائرل بیماریاں جن میں فلو اور کووڈ شامل ہے، فیٹی لیور، آٹزم، ملٹیپل اسکلروسس، لیوپس اور ریمیٹائڈ آرتھرائٹس۔ اگر آپ سوزش کا حل تلاش کر رہے ہیں تو پروبائیوٹکس مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس حصے کو ختم کرنے سے پہلے دہی کے بارے میں مجھے کچھ باتیں کرنی ہے۔
अगर आप वैगन हैं तो जाहिर है ये आपके लिए मुनासिब नहीं, और अगर आपको दूध से एलर्जी है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मसला सिर्फ लैक्टोज अदम बर्दाश्त दूध से दर है तो मेरी बात सुनें। दही में लैक्टोज की मिकदार दूध के मुकाबले में कम होती है। दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद देते हैं। फेक फ्री दही बेहतरीन है, लेकिन ये जरूर देख लें कि इसमें कोई गाढ़ा करने वाला आमीठा करने वाला शामिल ना हो। अगर आपको मुकम्मल चिकनाई वाली दही पसंद है तो घास पर चरने वाले जानवरों के दूध से बनी दही सबसे बेहतर है। दही में अब भी कैसीन नामी दूध का प्रोटीन होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी का बाइस बन सकता है। इससे बचने के लिए मखसूस किस्म की गाय के दूध की दही यानी A2A बिक्री के दूध की दही इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर आप डेयरी दही आजमाना चाहते हैं तो ये 4 बातें ज़हन में रखें। अगर आपको शक हो तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल ले लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स दोनों तरीके अपनाते हैं और उनमें से बहुत से लोग सिर्फ थोड़ी सी दही शामिल करके ठीक रहते हैं, जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे। मैं तमाम डेयरी मसनूआत से परहेज का मशवरा देता हूं, लेकिन दही के अपने फायदे हैं, खास तौर पर अगर आप समझदारी से इंतखाब करें। ये आसान है और प्रोबायोटिक्स हासिल करने के लिए मददगार भी है, और आपको सिर्फ दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच दही की ज़रूरत है। अगर आप ये करें, और याद रखें कि आपको दिन में कम अज़ कम 2 से 4 बार इजाबत भी करनी चाहिए, अगर आप ये फाइबर के साथ और शायद पहले चंद दिनों में स्टूल सॉफ्टनर के साथ करेंगे, तो आप 1 हफ्ते के अंदर महसूस करेंगे कि आपकी आंतों में बैक्टीरिया की आबादी बदलना शुरू हो जाएगी और आपकी बहुत सी सोजिश वाली बीमारियां, एलर्जीज, कुव्वत मुदाफ़ियत की खराबी और हाजमे के मसाइल भी बदल जाएंगे। अगर आप इस मौजू में मजीद तफसील में जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम है दूध और डेयरी को समझना। ये एक बड़ी सीरीज का हिस्सा है जो मुतनाज़ा ग़िज़ाई ग्रुप्स जैसे अंडे, मछली और गोश्त वगैरह की ग़िज़ाई ख़ुसूसियात बयान करती है। मुझे अंदाज़ा है कि इन ग़िज़ाओं की सेहतमंदी के बारे में बहुत मजबूत आरा पाई जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ पर कायम रहूँ और आपको वो मालूमात दूँ जो मेरे ख्याल में रोज़मर्रा के लिए महफूज दायरा कार है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी प्रोबायोटिक्स आजमाई है और क्या वो आपके लिए मुअस्सिर रही। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मजीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, खास तौर पर फैटी लीवर के बारे में। ये थे डॉक्टर चानो दसरी, माइंड गट्टा मोनेट क्लिनिक से, और अगली बार फिर मुलाकात होगी।